हाँ भैया, पिछले दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट एनिमल पढ़े थे। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्लासिफाई कर दिया गया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तो प्लांट का बॉडी डिजाइन अलग है, एनिमल का बॉडी डिजाइन अलग है, इसलिए प्लांट का हमको ट्रांसपोर्ट अलग से देखना है। उसमें फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता था या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होता था। यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कुछ अलग है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देन एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड प्लांट आर स्टैटिक इन हैबिट। यानी प्लांट एक जगह रह सकते हैं और एनिमल एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी बात की कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है एनिमल में और प्लांट की उसकी कंपैरेटिवली सिंपल बॉडी डिजाइन होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्लांट की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए और नए पदार्थ की सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उसके लिए उसकी पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब उसमें वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। किस लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की क्या नीड चाहिए? वाटर चाहिए। इसको भी आप कहेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। और दूसरा चीज कहा गया कि उसके अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी सिंथेसिस ऑफ अदर मटेरियल्स, प्लांट रिक्वायर सम अदर मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। These are the other requirements of plants that are required for synthesis of other material and also for the growth of plant. हम जानते हैं कि नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट है, फास्फोरस उसके सेल के निर्माण के लिए जरूरी है, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट और एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में अंतर है। दूसरी बात ये बताया जो इस साल बोर्ड में आया भी था कि प्लांट नीड लो एनर्जी फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों ऐसा होता है? जो एनिमल की बॉडी डिजाइन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और जो प्लांट की बॉडी डिजाइन होती है वो एनिमल की कंपैरेटिवली सिंपल होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लांट बॉडी हैज मेनी डेड सेल्स दैट आर used for protection or other support or other functions, but animal है not such type of cells are present. एनिमल में सभी लिविंग सेल होती है, इसमें डेड सेल होती है। So they have no energy requirement for transportation. They require slow movement, slow rate of transportation. ट्रांसपोर्ट की स्लो रेट पौधों को चाहिए, उसी में काम चल जाता है। और एनिमल में क्या होता है कि उसमें हायर रेट चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का। इसलिए एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट को लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इन सब का सोर्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर से मिलता है, लेकिन ये जो मिनरल्स है, वाटर है, इसका जो क्या है मेन सोर्स क्या है? सॉइल। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में आपका वाटर एंड मिनरल्स, ये सॉइल से लिया जाता है। अब सॉइल से एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, एब्जॉर्ब सॉइल पार्टिकल से उस प्लांट के पार्ट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, और जो ट्रांसपोर्ट करना है वो कितनी लंबी डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन का मेथड। देन इन केस ऑफ सिंपल प्लांट, जैसे आप मान लीजिए कि लोअर प्लांट्स जो है एल्गी या छोटे हर्ब्स होते हैं, जो छोटे हर्बेशियस प्लांट होते हैं, उनकी हाइट बहुत कम होती है। वो रूट्स उनकी एब्जॉर्ब किया, फिर इसके बाद बहुत लो डिस्टेंस है, बहुत कम दूरी है पत्ती से और रूट तक की, छोटी हाइट है। इसलिए उनका क्या होता है, उनके अंदर
ट्रांसपोर्ट सिंपली डिफ्यूजन मेथड से हो जाता है, डिफ्यूजन मेथड से इन लोअर प्लांट्स। सिंपल प्लांट और लोअर प्लांट जिसे कह दीजिए। तो लोअर प्लांट्स में क्या था, सिंपली डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन का मतलब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं या रेस्पिरेशन में भी आया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है वहां वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है, रूट सेल के अंदर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव कर जाता है। तो सिंपल प्लांट में सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वाटर वन सेल टू अदर सेल एंड अदर पार्ट चला जाता है, क्योंकि हाइट बहुत कम होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन अब जरा कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर द हायर प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, सिकोया एंड अदर प्लांट्स हैविंग मोर हाइट, बहुत ज्यादा हाइट उनकी होती है यूकेलिप्टस के प्लांट की। तो अब एब्जॉर्ब कौन किया, रूट किया, और उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन है। अब यहाँ पर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, पंप करने वाला हार्ट नहीं है, लेकिन अब बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होने के नाते कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट इनके अंदर होते हैं। उसके लिए रिस्पांसिबल ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू हैं और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं मैटेरियल्स का। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि जाइलम होता है, जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो सबसे मोटी नली होती है, ट्यूब होती है, उसको वेसल्स कहते हैं। उससे पतली ट्राइजिट्स होती है। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और एक दूसरा होता है जाइलम फाइबर। किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो ये पैरेन्काइमा और फाइबर तो सपोर्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ये होती हैं ट्यूबुलम। और इसी तरह से दूसरा जो टिश्यू है फ्लोएम है। फ्लोएम के भी कंपोनेंट हम आपको बता दें, एक तरह से रिमाइंड करते हैं आपको, आपने उसको पढ़ा है पिछले क्लास में। जो मोटी नली होती है उसको सिव ट्यूब्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चांदनी नलिका है। हाँ, सिव ट्यूब्स कहते हैं। और उसके बीच में जो नली होती है, बीच बीच में ऐसे पार्टीशन होता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब जब आपने नाम ले लिया तो उसको बता दें हम। और ये ऐसे नली है, फिर यहाँ कहीं पाए जाएंगे जाल टाइप का। तो ऐसे जैसे आप देखें कि घर में जो आटा चालने वाली चलनी होती है, ठीक उसी तरह से रचना है। इसलिए इसको नाम रखा गया चांदनी नलिका। चालनी नलिका है, सिव ट्यूब्स। इसके बाद सपोर्टिंग टिश्यू होता है, इनके किनारे किनारे पैरेन्काइमा की स्पेशलाइज्ड सेल जो लिविंग सेल होती है, इनको बोलते हैं कंपाइनियन। हिंदी में कहते हैं सह कोशिकाएं या सखी कोशिकाएं। हिंदी में इनको सहकोशिका बोलते हैं। इसके बाद वही फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फिर फ्लोएम फाइबर। ये फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के होते हैं, रेशेदार होते हैं, मजबूत होते हैं। जो आप जूट फाइबर है या सन हेम्प का, जिसको आप क्या बोलते हैं, सन कहते हैं, जिससे रस्सी बनता है, वो सब स्क्लेरेन्काइमा होता है, कॉयल है। तो इस तरह से चार कंपोनेंट इसके हो गए। अब दोनों के फंक्शन। अब ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या होता है प्लांट में, ये कहा गया कि एक तो होता है फोटोसिंथेसिस से बना हुआ भोजन, और दूसरा वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल, और दूसरा फूड या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट।
तो सिंथेट कहते हैं। तो इस तरह से दो मटेरियल हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट कैसे करते हैं, दो पार्ट में हम उसको बांट करके करते हैं। कुछ जो आपको विशेष बातें बताया कि प्लांट और एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस, फिर एक एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्शन था उसमें हमने बताया कि उसमें डेड सेल्स पाई जाती। इसको जरा ठीक से पढ़ेंगे। इस साल बोर्ड में आया था और बहुत कम लोगों ने उसको सही लिखा था। काफी चेक किया गया तो कम ही लोगों ने सही लिखा था। तो दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। पहला पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कौन करेगा ट्रांसपोर्ट? जाइलम करेगा। इसके आपको कंपोनेंट बताए। इसका जो वेसल्स होती है, हायर प्लांट्स में वेसल्स होती है, लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइट वगैरह में ट्रैकिड्स पाई जाती है। तो ट्रैकिड्स पतली नली है और वेसल चौड़ी नली है, तो उसके थ्रू पानी जाता है। लेकिन इसके पहले सवाल ये उठता है कि पानी प्लांट में आता कैसे? तो जैसे प्लांट की रूट है और ये सॉइल पार्टिकल्स है, ये बीच बीच में वाटर पाया जाता है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर पाया जाता है। ये वाटर रूट की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको रूट लेयर कहा जाता है। उसकी मेम्ब्रेन को पार करके वाटर अंदर आता है। क्यों अंदर आता है? क्योंकि जब दो कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो वाटर ऑस्मोसिस से रूट लेयर के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद एक सेल के अंदर डाइल्यूट कंसंट्रेशन या कम सांद्रण वाला घोल हो गया और बगल वाली सेल में हाई कंसंट्रेशन वाला हो गया, तो उससे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन फिर चला गया। अब ये चला आया रूट के मेन पार्ट में। यहीं पर वो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम जाइलम कहते हैं। जाइलम फ्लोएम बीच में पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल उसको कहा जाता है, संवहन बंडल। अब जब जाइलम में आ गया एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस से एब्जॉर्प्शन हुआ, अब इसको ऊपर उठाने की बात होगी। एसेंट ऑफ सैल्ट इसको कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कहते हैं, या क्या कहते हैं एसेंट ऑफ सैल्ट, या कहा जाता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम वेसल्स में। कैसे होता है? एक तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ ऑस्मोसिस से, तो जब सेल के अंदर पानी आ जाता है तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर से वाटर मूव करता है और उसी प्रेशर के कारण कुछ जो लो हाइट वाले प्लांट है उसकी हाइट तक चला जाता है। उसको बोला जाता है रूट प्रेशर। लेकिन रूट प्रेशर क्या होता है? आर लो हाइट प्लांट, जिस पर की ऊंचाई कम होगी। हाँ, कम ऊंचाई वाले पौधों में तो ये सफल है। लेकिन जब हमने नाम लिया यूकेलिप्टस का, तो रूट प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू द टॉप मोस्ट वाटर प्लांट। उस 100 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है, सिकोया के प्लांट में नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए एक दूसरा फोर्स काम करता है। इसमें हम जानते हैं कि प्लांट की लीफ जो एटमॉस्फेयर में खुले में पड़ी है, उसकी सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है। इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। हाँ, वाष्पोत्सर्जन इसको कह लीजिए आप।
वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट इसलिए कहें कि कुछ जो हर्बेशियस प्लांट है उनके स्टेम से भी होता है, जिनके हरा स्टेम होता है। तो इसको हमने कहा कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। अब स्टोमेटा के थ्रू जो पानी निकलता है, पानी निकल रहा है बाहर, तो जब बाहर निकलता रहता है इट मीन्स इट फॉर्म ए कंटिन्यूअस कॉलम इन जाइलम वेसल। पानी को लेकर के एक कंटिन्यूअस कॉलम, एक चैनल बनता है, पानी ऊपर निकलता रहता है, नीचे से ऊपर खींचता रहता है। इसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं, सक्शन फोर्स और पुलिंग फोर्स। हाँ, चूसर दाब, ठीक, चूसर दाब कहा जाएगा हिंदी में। खाली स्थान को भरने के लिए पानी नीचे से बढ़ जाता है। हाँ, और भी कई सिद्धांत जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वाटर की टेंडेंसी होती है कि दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करते हैं, दूसरा एक सक्शन फोर्स होता है, कोहेशन फोर्स, एक एडहेशन फोर्स, कई काम करते हैं, लेकिन ये पुलिंग फोर्स काम करता है। कारण इसका कौन है? ट्रांसपीरेशन। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दो काम करता है ट्रांसपीरेशन। तो ये पुलिंग फोर्स के कारण ऊपर चढ़ जाता है। अब ट्रांसपीरेशन मदद करता है पानी को ऊपर चढ़ाने में, और किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो रूट प्रेशर भी आपको बताएगा। रूट प्रेशर कुछ काम करता है रात के समय। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टोमेटा रात के समय बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं। जब लाइट रहती तो स्टोमेटा खुलते हैं, लाइट नहीं रहती तो बंद रहते हैं। तो उस समय इवेपोरेशन नहीं होता है, तो रूट प्रेशर कुछ काम करता है। और जब इवेपोरेशन होता है दिन के समय, स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो यही ट्रांसपीरेशनल पुल की थियरी जो है काम करती है और वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। और ये टोटली एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। ये डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं खर्च होती है। प्लांट इसी सक्शन फोर्स से या पुलिंग फोर्स से बहुत ऊंचाई तक ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये कौन करेगा? ये तो फ्लोएम करेगा। और फ्लोएम में हमने कहा कि ट्यूबुलर पार्ट जो है वो सिव ट्यूब है। अब डायरेक्शन जरा देखिए। इस जाइलम में क्या हुआ कि मिट्टी से उठाया पानी को और टॉप को उस पार्ट में ले गया, मिड से नीचे से ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या है? फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीफ में होता है। यानी अपर पार्ट के प्लांट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट में ये फूड का प्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। उस सब्सटेंस को लेकर के फ्लोएम रूट तक पहुंचाता है, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट हर सेल को होती है, वहां तक पहुंचाना। अब कैसे करता है? जो प्रोडक्शन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में, पहले जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सुक्रोज में बदलता है और इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट जब हो गया तो फाइनली जब स्टोरेज पार्ट में जाता है, एक प्रोडक्शन साइट है और एक स्टोरेज साइट है, तो स्टोरेज पार्ट में जब गया तब यहां पर सुक्रोज का कन्वर्जन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, ये हो गया स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो गया। जैसे आलू है, शकरकंद है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो,
मूली, ये सब, या टर्मिक, क्या कहते हैं उसको, सलजम, उस सब में खूब स्टोर रहता है। ये मार्कोफाइलस माने सूरन होता है आपका, कोलोकैसिया माने अरबी बंडा जो होता है, उसमें सब में जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। हम जो खाते हैं स्टार्च खाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए सुक्रोज, जब पौधा खर्च नहीं कर पाता है, स्टोरेज पार्ट में पहुंच जाता है, तब ये सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और उसी में स्टोर रहता है। फिर जब जरूरत पड़ती है एनिमल लेते हैं तो इसको तोड़ के फिर से मार्कोज या ग्लूकोज बदलते हैं। तो सुक्रोज की लोडिंग कैसे होती है? सिव ट्यूब में सुक्रोज जब लीफ सेल्स में होता है वहां पे उसका कंसंट्रेशन अधिक है, सिव ट्यूब में वाटर ज्यादा है, ये क्योंकि ये ट्यूब है, तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से या कंसंट्रेशन में अंतर होने के कारण ये सुक्रोज की लोडिंग हो जाती है। आ गया सिव ट्यूब में। लीफ में आप देखोगे वेलनेट्स होती है, वेल एक मिड लीफ होती है, उसके बाद वेलनेट्स होती है, तो वेलनेट्स में आया, फिर मिड लीफ में आया, फिर इसके बाद ये सिव ट्यूब में आ गया और ये डिफरेंट पार्ट में मूव करता है और ले जा करके फिर वहां सेल के अंदर उसी सुक्रोज की कंसंट्रेशन इस ट्यूब में अब अधिक हो गई और जो इसका रूट है प्लांट का, यहाँ पे तो फूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कंसंट्रेशन घट गया है। तो कंसंट्रेशन कम होने के नाते वो सुक्रोज की डीलोडिंग हो जाती है, सिव ट्यूब से निकल करके वो टिश्यू में या सेल में चला जाता है। तो इस तरह से, और दूसरा काम ये भी होता है, फ्लोएम का एक काम और है, ये जो ओल्डर पार्ट है, जैसे कोई पत्ती या पुरानी हो गई गिरने वाली, लेकिन उसमें कुछ काम की चीजें हैं, तो उस मिनरल्स को ले करके भी ग्रोइंग पार्ट तक पहुंचाता है। तो हम जो डिफरेंस बताएंगे जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है, तो बताएंगे कि जाइलम का ट्रांसपोर्ट तो यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम रूट टू टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर, लेकिन जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे तो इट इज बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या कह सकते हो मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, ब्रांचेस में जाता है। तो इस तरह से फ्लोएम ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से रिलेटेड फेनोमेना के अनुसार ये लेकर के लोड होता है सिव ट्यूब में और फिर डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोगों के लेवल से ऊपर है, इसलिए 11th क्लास पढ़ेंगे, लेकिन ये तो आप जितना बताएंगे उतना तो जान लीजिए। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल के दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है। आपको फूड का ट्रांसपोर्ट और मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट बताया गया। अब इस चैप्टर में एक्सप्रेशन बचा है, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इतना आप लोग पढ़िएगा, नोट आगे भेजा जाएगा। हाँ, एक और आप लोगों की से शिकायत है कि जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब सेक्शन आपके 6 हैं, अगर 60 बच्चों को देखा जाए तो 360 बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग वीडियो में देखते हैं कि उसको व्यू कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने देखा, तो 125 लोगों ने देखा, 150 लोगों ने देखा और हमारा पूरा परिवार 360 का है। तो इससे पता चला कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक तो आपदा आई हुई है, इस तरह से इस मजबूरी में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी उसमें सहभागिता करनी पड़ेगी। आप मिलेंगे, हमारा सहयोग आप करेंगे, आपका सहयोग हम करेंगे, तो पढ़ाई ठीक से चल पाएगी। तो वीडियो को सभी लोग देखें और नोट्स हम देते हैं तो साथ साथ लिखते जाएं, ताकि हम उस अगले वीडियो में हम कहें कापी की फोटो कापी भेजें तो आप भेज सकें। नहीं तो जब हम लिखते हैं कि कापी दिखाइए तब लोग कापी जुटाना शुरू करते हैं, तो उसी समय थोड़ा समय दे करके नोट कर लें और सभी लोग वीडियो को पढ़ें, देखें और पढ़ें। आपके मोबाइल में स्टोर रहेगा, उसको आप फिर से देख सकते हैं। नोट्स देंगे आपको 2-3 दिन लग जाता है नोट्स बनाने में, तो उसको फिर भेज देते हैं, तो उसको लिख लिया करें। कापी का काम भी और पढ़ने का काम भी एक साथ किया करें। इस आपदा के समय में आप सहयोग करें तो कोर्स पूरा होगा और इसके बाद फिर हम लोग आगे की पढ़ाई कर सकेंगे।